जय हिंद। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया के बारे में और IUCN के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन के पीछे के कॉजेज़ क्या रहे। देखो शुरू करते हैं। हमें ये समझ में आता है कि फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ से जो भी चीज़ें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं उनको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म किया है और आज की डेट में हम उनको यूज़ करते हैं एज अ रिसोर्स। और एज अ रिसोर्स यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम तब हुई जब हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ओवर एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत कर दी, ओवर यूटिलाइज करने की शुरुआत कर दी। जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ग्रीडी होके हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत कर दी। इनफैक्ट इस फॉरेस्ट को, इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हमें लेने चाहिए थे वो स्टेप्स भी हमने नहीं लिए। और इसकी वजह से लेटली ये देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत रैपिडली डिप्लीट हो रही है, वो बहुत रैपिडली डिग्रेड हो रही है। और इसी डिप्लीशन के पीछे के कॉजेज़ के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन शॉर्ट में देखते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के पीछे के कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहला कॉज है कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज़, द पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई जिसकी वजह से लंबे चौड़े फॉरेस्ट एरियाज़ को काटा गया। जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज़, रेलवेज़ का एक्सपेंशन किया गया और उसके लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया। अच्छा, फर्स्ट ग्लेंस में तो ये लगता है कि रेलवेज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज़ का एक्सपेंशन किया अपने फ़ायदे के लिए। रॉ मटेरियल के सोर्स एरियाज़, पोर्ट्स और मार्केट्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज़ का एक्सपेंशन किया। और ये जो एक्सपेंशन किया गया था ये अनप्लान्ड था, इसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई थी और इस वजह से खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को काटा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के अंडर जो एरिया है उसको भी एक्सपेंड करने की शुरुआत करी। और ये जो एक्सपेंशन किया जा रहा था इसके पीछे भी मोटिव प्रॉफिट था। बिकॉज अपने को पता है कि 1750s के आसपास यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, नए नए इंडस्ट्रीज़ के लगने की शुरुआत हो गई थी और इन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था और उसके लिए इंडिया में एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड किया गया और इसके चलते भी खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट कमर्शियल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करती थी और ये तो नाम से ही क्लियर है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ऐसे स्पीशीज़ के प्लांटेशन को प्रमोट किया जा रहा था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कमर्शियली वाइबल थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कमर्शियली प्रॉफिटेबल थी। इनफैक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे पीजेंट्स को फोर्स किया इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किस स्पीशीज़ का प्लांटेशन प्रमोट किया जा रहा है, वो स्पीशीज़ हमारे सॉइल में नेचुरली होती भी या नहीं होती है। बड़ा सिंपल सा फंडा था कि जो भी कमर्शियली वाइबल स्पीशीज़ है उसको प्रमोट किया जाएगा। इनफैक्ट कॉलोनियल रूल के दौरान एक टर्म चलता था एनरिचमेंट प्लांटेशन। और इस एनरिचमेंट प्लांटेशन का मतलब क्या था? बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज़ को प्रमोट कर रही थी, उनके प्लांटेशन को प्रमोट कर रही थी और जितनी भी अदर स्पीशीज़ थी उनको एलिमिनेट कर रही थी। फार्मर्स को, पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था कि एक सिंगल स्पीशीज़ का प्लांटेशन किया जाए लंबे चौड़े एरिया में जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल है, जो कि कमर्शियली प्रॉफिटेबल है, और बाकी के जितने भी अदर स्पीशीज़ हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता था। इसको बुलाया जाता है एनरिचमेंट प्लांटेशन। अब सोच के देखो, कोई भी ऐसा इकोसिस्टम, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे किसी एक सिंगल स्पीशीज़ को प्रमोट किया जा रहा है और बाकी के अदर स्पीशीज़ को एलिमिनेट किया जा रहा है, ये अच्छी बात है या ख़राब बात है? किसी भी इकोसिस्टम के लिए डाइवर्सिटी का कम होना ख़राब बात होती है। इसके अलावा कॉलोनियल रूल के दौरान खूब सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ की गई और इन माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया, खूब सारे वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय किया गया। एक कॉज क्या है? पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल रूल। दूसरा, जब हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद भी हमने एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड किया। बिकॉज हम प्रेडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड किया गया और इसके लिए भी खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है कि 1951 से लेके 1980 के बीच में लगभग 26,000
स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर के लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर आउट किया गया। इसके अलावा हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो प्रैक्टिस करती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या जिसको अपन बुलाते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर बहुत ब्रीफली समझें तो ट्राइबल पॉपुलेशन क्या करती है, ट्राइबल लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई लंबा चौड़ा फॉरेस्ट एरिया है, ये जाएंगे और फॉरेस्ट के किसी एक कोने में पूरे पेड़ों को काट देंगे, जला देंगे, क्लियर आउट कर लेंगे और इस एरिया के ऊपर करेंगे ट्राइबल लोग एग्रीकल्चर। और ये जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है ये किया जाएगा अगले 2-3 साल तक, या ये कहें कि तब तक एग्रीकल्चर किया जाएगा जब तक इस एरिया की प्रोडक्टिविटी अच्छी है। जैसे ही प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने की शुरुआत होगी, ट्राइबल लोग इस एरिया को छोड़ जाएंगे और फॉरेस्ट के किसी दूसरे एरिया को क्लियर आउट कर लेंगे और वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर करेंगे। फिर वही होगा कि जब तक इस एरिया की प्रोडक्टिविटी रहेगी तब तक यहाँ एग्रीकल्चर होगा। फिर जैसे ही प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने की शुरुआत होगी, ये जो ट्राइबल लोग हैं ये किसी और दूसरे एरिया में चले जाएंगे और वहाँ के जंगल को काट देंगे। इसमें दिक्कत ये है कि जंगल को काटने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन जंगल को जंगल बनने में बहुत सारे साल लगते हैं और इसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसकी क्वालिटी में डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। तो एक रीज़न क्या है, कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज़। दूसरा, इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड करने के लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरिया को काटा। तीसरा, हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो प्रैक्टिस करती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। फिर माइनिंग आज भी हमारे कंट्री में खूब बढ़ चढ़ के होती है और इस माइनिंग के लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया जाता है। इसके अलावा हमें डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है और डेवलपमेंट के लिए सरकार लेकर आई लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, जैसे बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे बड़े बड़े लंबे चौड़े हाईवेज़ बनाए गए और इनके लिए भी खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया। इनफैक्ट डैम्स के लिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए या हाईवेज़ के लिए जब भी फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया जाता है तो खूब सारा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, इकोसिस्टम को नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का भी खूब सारा नुकसान देखने को मिलता है। अच्छा, इनके अलावा इन जनरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं एनिमल्स की स्किन के लिए या उनकी कोई अगर मेडिसिनल वैल्यू हो तो उसके लिए खूब सारे जानवरों को हंट किया जाता है, पोच किया जाता है। उसकी वजह से भी बहुत सारे स्पीशीज़ को खतरा है, उसकी वजह से भी हमारे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को खतरा है। फिर इसके अलावा ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन जनरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फॉरेस्ट अगर काटे जा रहे हैं तो स्पीशीज़ के लिए जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जब घर ही नहीं रहेगा तो स्पीशीज़ बचेंगे कैसे? जब घर ही नहीं रहेगा तो उनका सर्वाइवल होगा कैसे? इन जनरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है और क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फॉरेस्ट के ऊपर भी देखने को मिलता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के ऊपर भी देखने को मिलता है, इसका ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे एनवायरनमेंट पर देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स हैं। हालांकि फॉरेस्ट फायर जो हैं वो नेचुरली भी होती हैं, जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो नेचुरली भी फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई ट्राइबल इंसान है वो गया बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और जलती हुई छोड़ के आ गया, गिरा के आ गया, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग गई और ये जो इंसिडेंट्स हैं इनकी वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खूब डिप्लीट होती है, खूब डिग्रेड होती है। कॉजेज़ की अगर बात करें तो एक कॉज है कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज़, जैसे रेलवेज़ का एक्सपेंशन किया गया, एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड किया गया, कमर्शियल फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया गया, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड करने के लिए खूब सारे फॉरेस्ट को काटा और फॉरेस्ट एरियाज़ को कन्वर्ट किया इनटू एग्रीकल्चरल एरिया। हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो प्रैक्टिस करती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या जिसे बुलाया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसका इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है कि खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को काटा जाता है। फिर डेवलपमेंट के लिए सरकार लेकर आई लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इन लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को काटा गया, क्लियर आउट किया गया। इन जनरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हंटिंग है, पोचिंग है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, फॉरेस्ट फायर्स है, इसकी वजह से भी हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान होता है। आज भी हमारे कंट्री में खूब हाई लेवल पे माइनिंग होती है और उसके लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया जाता है।
और यही सब लिखा हुआ है टेक्स्ट में। अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, कॉलोनियल पीरियड की पॉलिसीज़ जैसे रेलवेज का एक्सपेंशन, एग्रीकल्चरल एरिया का एक्सपेंशन, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना और माइनिंग एक्टिविटीज़, इसके लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन किया और उसके लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है कि 1951 से लेके 1980 के बीच में लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। तीसरा, हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो प्रैक्टिस करती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, जिसको जूमिंग भी बुलाया जाता है, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाया जाता है। और इसका तो इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जगह जगह पे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया जाएगा बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन। फिर इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाया गया और इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए खूब सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर आउट किया गया। जैसे 1951 से लेके 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया को रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियर आउट किया गया है। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगभग 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट किया गया है। इसके अलावा माइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका डिफॉरेस्टेशन में। और माइनिंग के लिए जब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है या किसी भी कारण से जब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है तो वाइल्ड लाइफ जो एरियाज़ हैं, नेचुरल हैबिटेट है, उसको डिस्टर्बेंस होता है। इस माइनिंग की वजह से एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। इसके आसपास डोलोमाइट की माइनिंग होती है और इस डोलोमाइट माइनिंग की वजह से ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये सीरियसली थ्रेटेंड है, इसको खतरा है। इन सभी कॉजेज़ की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो डिग्रेड हो रहे हैं। ऊपर डब्बे में बात की गई है एनरिचमेंट प्लांटेशन के बारे में। एनरिचमेंट प्लांटेशन का मतलब ऐसी प्लांटेशन इन विच अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज was extensively planted and other species were eliminated। बाकी सारे स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया जाता था और एक सिंगल स्पीशीज जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल थी, जो कि कमर्शियली प्रॉफिटेबल थी, उसको प्रमोट किया जाता था बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जैसे साउथ इंडिया में टीक को इंट्रोड्यूस किया गया। टीक की लकड़ी जो है वो फर्नीचर वगैरह के काम में आती है, लेकिन ये जो टीक है ये बहुत रैपिडली ग्रो करता है और इसकी वजह से साउथ इंडिया का जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और आजकल टीक मोनोकल्चर देखने को मिलता है। भाई कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी इकोसिस्टम वो अच्छा होता है जहाँ पे डाइवर्सिटी हो। अगर डाइवर्सिटी कम होगी, रिड्यूस होगी, तो उतना ही ज़्यादा वो एनवायरनमेंट ख़राब होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा। अच्छा, ये कॉजेज़ हैं, लेकिन एक कॉज ऐसा है जिसके ऊपर डिबेट रहती है। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन जो है ये भी एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिप्लीशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। बट ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें कुछ सब्सटेंस तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ट्रू नहीं हो सकता। बिकॉज ग्रेजिंग का मतलब क्या है? कैटल घास खाने के लिए जा रही है या अपना पेट भरने के लिए जा रही है। अब कैटल जब फॉरेस्ट में जाएगी चरने के लिए तो वो पूरा का पूरा पेड़ नहीं खाएगी, थोड़ा बहुत चीज़ें, पत्तियाँ वगैरह खाएगी। तो ग्रेजिंग की वजह से अपन ये कहें कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, वो अपने आप में ठीक बात नहीं है। या फिर फ्यूल वुड कलेक्शन, ये जितनी भी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ होती हैं ये लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में, लेकिन ये लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे पेड़ों को काट देते हैं। कभी रेयर इंस्टेंस होगा जब पेड़ काटे जाएंगे, अदरवाइज ये लोग क्या करते हैं, जो लकड़ी नेचुरली गिर जाती है उसको ये लोग इकट्ठा करते हैं। तो ये कहना कि ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एक बड़ा फैक्टर है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिप्लीशन के पीछे, ये अपने आप में आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट में थोड़ा बहुत सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा रीज़न हो नहीं सकता है, बिकॉज इसके लिए पूरे के पूरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे, हम एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के नाम पे, हम माइनिंग के नाम पे, हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम पे लंबे चौड़े फॉरेस्ट एरियाज़ को काट रहे हैं। हम लंबे चौड़े फॉरेस्ट एरियाज़ को अपने पर्सनल यूज़ की लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, हमारे जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। जैसे हंटिंग है, पोचिंग है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है।
और ये वाइल्ड लाइफ, ये फॉरेस्ट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद वैल्यूबल है। इनको बचाना, इनको कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी ज़रूरत भी है। बिकॉज अगर इसको हम कंजर्व नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब हमारा सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये बेसिक बातचीत है। आगे डब्बे में बातचीत की गई है हिमालयन यू के बारे में। हिमालयन यू जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है। कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है। कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। बेसिकली हिमालयन यू की बार्क से, नीडल्स से, ट्विंग से और रूट से एक केमिकल कंपाउंड निकलता है। इस केमिकल कंपाउंड का नाम है टेक्सोल। और ये जो टेक्सोल है ये कैंसर को ट्रीट करने के काम में आता है। कैंसर के लिए जो ड्रग्स बनती हैं, जो मेडिसिन्स बनती हैं, उनमें काम आता है टेक्सोल। अब क्योंकि ये जो टेक्सोल है ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम आता है, तो इस पेड़ को खूब बढ़ चढ़ के एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस पेड़ को खूब बढ़ चढ़ के काटा जा रहा है। और हमें ज़रूरत है कि हम इस पेड़ को कंजर्व करें, इसको प्रोटेक्ट करें, इसकी देखरेख करें। अदरवाइज जिस रेट पे इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसको काटा जा रहा है, एक टाइम ऐसा होगा कि हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में ये हिमालयन यू मिलना बंद हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हिमालयन यू कहाँ पे मिलता है? हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। मेडिसिनल प्लांट है। इसका केमिकल कंपाउंड टेक्सोल जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये कॉजेज़ अपने देख लिए। इसके अलावा कुछ ह्यूमन कॉजेज़ भी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाले कॉजेज़, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट एरियाज़ को काटा जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्पीशीज़ फॉरेस्ट में रहती हैं उनका घर डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जब घर ही नहीं बचेगा तो बेचारी स्पीशीज़ रहेंगी कहाँ? स्पीशीज़ की हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। इसकी वजह से भी जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। अच्छा, कॉजेज़ की मोटी मोटी बातचीत हो गई, लेकिन इसके अलावा 2-3 अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ भी हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है। और वो कॉजेज़ कौन से हैं? और बड़े इंटरेस्टिंग कॉजेज़ हैं। पहला कॉज है अनईक्वल एक्सेस। पहला कॉज क्या है? अनईक्वल एक्सेस। और इसको कैसे समझे अपन? देखो, होता क्या है, शहर में बैठा हुआ जो अमीर आदमी है, जिसके पास में पैसा है, उसको फॉरेस्ट के सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। जैसे लकड़ी से बनी हुई टेबल, बेड, चेयर, बाकी सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं। जंगल का शहद उसको मिल रहा है मार्केट में, लेबल लगा हुआ है, मार्केट जाओ खरीद लो। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ जिनका एक्चुअल में घर फॉरेस्ट है, उनके लिए सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, उनके ऊपर सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। मतलब एक्चुअली में जो कम्युनिटीज़ उन फॉरेस्ट के लिए सेंसिटिव हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेंसिटिव हैं, उनके लिए तो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। और जो लोग जिनको कोई मतलब ही नहीं है फॉरेस्ट से, जिनको कोई जानकारी नहीं है फॉरेस्ट की, जिनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है फॉरेस्ट के लिए, उनके लिए सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। अब सोच के देखो, जो कम्युनिटी जानकार है, जो कम्युनिटी सेंसिटिव है, उसको तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल नहीं रहा है। जिसको कोई जानकारी नहीं है उसको खूब सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है। अब ये जो रिच कम्युनिटी है, ये कभी सोचेगी फॉरेस्ट के बारे में? इसको पता ही नहीं है फॉरेस्ट क्या है। इसको तो मतलब इस चीज़ से है कि शहर जाना है, मार्केट जाना है और वहाँ से शहद खरीदना है। इसको तो मतलब इस चीज़ से है कि पैसा है, एक बेड की ज़रूरत है, क्यों ना 4 बेड खरीदें। पैसा है, एक टेबल की ज़रूरत है, क्यों ना 4 टेबल खरीदें। अगर सेंसिटिव होते तो जितना ज़रूरी है, जितना नीडेड है, उतना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, उतना वाइल्ड लाइफ के स्पीशीज़ को यूटिलाइज किया जाता, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। फिर दूसरा, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये भी यहीं से डिराइव होता है। अनइक्वल कंजम्पशन भी है। रिच लोग, उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं बिकॉज उनके पास में पैसा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको फॉरेस्ट के बेसिक प्रोड्यूस पे भी हक नहीं मिलता है बिकॉज उसके पास में पैसा नहीं है। इस इनइक्विटेबल कंजम्पशन की वजह से भी हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है तो सब लोग कहते हैं कि बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब कंजम्पशन की बारी आती है तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितने भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते
लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा है, और यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में। देखो अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज में क्या है, अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि अंडर डेवलप्ड हैं या जो कि डेवलपिंग हैं। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टर्म यूज किया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जनरली आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जो पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। बट फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। फैक्ट्स क्या कहते हैं, ऑन एन एवरेज एक अमेरिकन सिटीजन जो है वो 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू एवरेज सोमालियन। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक डेवलप्ड कंट्री का सिटीजन 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू एन एवरेज सिटीजन ऑफ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो सिटीजन है वो बेहद कम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं वो लगभग 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आएगी तब डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या बोलेंगी कि नहीं साहब, सब बराबर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आएगी तो आर्गुमेंट क्या दिया जाएगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये जो ओवर पॉपुलेशन है उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है। इनफैक्ट पुअर और रिच में भी देखें तो इंडियन सोसाइटी में जो रिचेस्ट 5% लोग हैं वो एनवायरनमेंट को, वो इकोलॉजी को ज़्यादा डैमेज करते हैं इन कंपैरिजन टू पुअरेस्ट 25%। कैसे? अमीर आदमी के घर में एसी लगा है, पंखा लगा है, 4 एसी लगे हैं, 5 बेड पड़े हैं। मतलब अमीर आदमी ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है चीज़ों का, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। गरीब आदमी, एसी नहीं है उसके पास में, कैपेबिलिटी नहीं है, गरीब आदमी बेचारा चटाई पे सो रहा है। मजबूरी समझ लो, चाहे जैसे समझ लो, लेकिन जो गरीब आदमी है वो रिसोर्सेज को अभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बारी आएगी तो ये जो रिचेस्ट सेक्शन है ये क्या कहेगा कि नहीं नहीं, सब बराबर एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, सबकी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको बराबर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये देखने को मिला है कि जो गरीब आदमी है, जो पुअर सेक्शन है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। जो अमीर आदमी है वो इन जनरल कम सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। इनफैक्ट डू यू नो में बातचीत की गई है कि इंडिया के आधे से ज़्यादा नेचुरल फॉरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1/3 वेटलैंड्स ड्रेन आउट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 70% सरफेस वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो चुकी हैं और 40% मैंग्रोव्स वाइप आउट हो चुके हैं। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इवेंचुअली हम एनवायरनमेंट को और ज़्यादा डिसबैलेंस कर रहे हैं, अनबैलेंस कर रहे हैं। और अगर इस रेट पे डिप्लीशन होता रहा तो बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब लाइफ का सर्वाइवल हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक आर्गुमेंट तो ये है कि चलो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, चलो इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जब भी फॉरेस्ट काटे जाते हैं, जब भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ में डिप्लीशन देखने को मिलता है, तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो विमेन हैं, वो बेचारी बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट होती हैं। गरीब लोग, गरीब औरतें, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने मेडिसिन्स के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए। और अगर इन फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो ये जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, ये जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, ये बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट होते हैं। औरतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, गरीब औरतें बेचारी। होता क्या है कि जो आदमी है वो तो चला जाएगा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कहीं पे काम करने के लिए बाहर चला जाएगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? औरत के ऊपर होती है। वो बेचारी फ्यूल को कलेक्ट करेगी, वो बेचारी फॉडर को कलेक्ट करेगी, वो बेचारी पानी भर के लाएगी, वो बेचारी अदर बेसिक सब्सटेंस की नीड्स की चीज़ों को इकट्ठा करेगी। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो पुअर विमेन होती हैं उन बेचारियों को 10-10, 15-15 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, पैदल पैदल जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट विमेन की हेल्थ के ऊपर तो होता ही है। बड़ा प्रॉब्लम है कि उस घर में जो बच्चा है उसको एडिक्वेट केयर नहीं मिलती है, उस घर में जो बच्चा है उसको एडिक्वेट एजुकेशन नहीं मिलती है, उस घर में जो बच्चा है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और अगर बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि हम हमारे कंट्री के फ्यूचर के साथ में खेल रहे हैं। तो
तो सिर्फ बायोलॉजिकल इश्यूज नहीं है, सिर्फ ये इशू नहीं है कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सिर्फ ये इशू नहीं है कि हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो डिग्रेड हो रहा है। कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस भी बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनका कल तक यूनिक कल्चर हुआ करता था, लेकिन अब फॉरेस्ट काट दिए गए तो बेचारे वो ट्राइबल लोग रहे ही नहीं हैं। उनका कल्चर तो दूर की बात है, पूरी की पूरी स्पीशीज़ गायब हो चुकी हैं, पूरी की पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन गायब हो चुकी हैं। इनफैक्ट जब अपन फॉरेस्ट को काटते हैं तो बहुत सारे सीवियर ड्राउट्स आते हैं, बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है गरीब पॉपुलेशन के ऊपर। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर सिर्फ हम लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, स्पीशीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी का जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और हमें सबके पर्सपेक्टिव से इस फॉरेस्ट को, इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और आगे इसी के बारे में बात की गई है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है? एक तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बेहद ज़रूरी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रहेगी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रहेगी, तो ये हमारा एनवायरनमेंट, ये हमारा इकोसिस्टम ठीक तरीके से चलेगा। अदरवाइज़ दिक्कतें आएंगी। अदरवाइज़ जो आज की डेट में अपन देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं ओशन का लेवल बढ़ रहा है, वाटर का लेवल, ये सारी दिक्कतें और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगी। हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जैसे पानी है, जैसे एयर है, जैसे सॉइल है, वो डिपेंड करता है इस फॉरेस्ट के ऊपर, वो डिपेंड करता है इस वाइल्ड लाइफ के ऊपर। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी प्लांट्स की, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी एनिमल्स की, उतना बेटर है, उतना बेटर है हमारा फ्यूचर, उतने बेटर चांसेस हैं हमारे सर्वाइवल के, हमारे जीने के। और अगर ये डाइवर्सिटी में कमी देखने को मिली तो दिक्कत वाली बात है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इस फॉरेस्ट को, इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। जैसे सरकार लेकर आई बड़ा इंपॉर्टेंट इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1972 में। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को लेकर आई सरकार, और इस एक्ट के थ्रू हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए। इनफैक्ट स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए, प्रोविजंस डाले गए कि अगर कोई फॉरेस्ट को काटेगा, अगर कोई हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसको सीवियरली पनिश किया जाएगा। तो एक तो हमारी सरकार ने क्या किया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को लेकर आई। इसके अलावा सरकार जो है वो एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को पब्लिश करती है। एक ऐसी लिस्ट जिसमें बात की जाती है उन स्पीशीज़ के बारे में जिनको प्रोटेक्शन दी गई है, इनके हंटिंग को बैन किया गया है, इनके हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, इनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और अगर इन स्पीशीज़ को कोई हंट करता है, कोई पोच करता है, कोई इनमें ट्रेड करता है तो उसको सीवियरली पनिश किया जाता है। इसके अलावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को इस्टेब्लिश किया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को इस्टेब्लिश किया है। और इन सब का मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है कि फॉरेस्ट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को बचाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1973 में सरकार ने चलाया प्रोजेक्ट टाइगर। वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया। कश्मीर स्टेक जिसको बुलाया जाता है हंगुल, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स होते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कंजर्वेशन के स्टेप्स लिए हैं सरकार ने। एशियाटिक लॉइन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं सरकार ने। ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। बिकॉज सरकार को ये रियलाइज़ हो रहा है, सरकार को ये समझ में आ रहा है कि हमें स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट सरकार ने अपने व्यू को और थोड़ा वाइडन किया है। पहले सरकार सिर्फ एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बात करती थी, बट वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड किया गया 1980 में और फिर 1986 में। और इन दोनों अमेंडमेंट्स के थ्रू बहुत सारे बटरफ्लाइज को, मॉथ्स को, बीटल्स को और एक ड्रैगन फ्लाई को प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की लिस्ट में ऐड किया गया। मतलब सरकार को समझ में आया कि सिर्फ एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, बाकी स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर इस एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। तो 1991 में सरकार ने प्लांट्स की 6 स्पीशीज़ को प्रोटेक्टेड लिस्ट का हिस्सा बनाया,
सरकार को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ओवरऑल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक प्रोजेक्ट की बात की गई है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। टाइगर को कंजर्व करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए सरकार ने चलाया प्रोजेक्ट टाइगर। कब चलाया? 1973 में चलाया। देखो, टाइगर जो है वो की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है। की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिसके होने से ये माना जाता है कि इकोसिस्टम में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर इस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में कुछ गड़बड़ होती है तो ये मान लिया जाता है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो टाइगर इज़ अ की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। और देखो प्रॉब्लम क्या थी, जब 1901 के आसपास टाइगर की पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई तो लगभग टाइगर की पॉपुलेशन थी 55,000, लेकिन 1973 में ये पॉपुलेशन सिर्फ रह गई 1827। सोचो कितना रैपिड डिक्लाइन हुआ टाइगर की पॉपुलेशन में, लगभग 70-80 साल में, कि 55,000 से सीधे 1827 सिर्फ टाइगर्स रह गए। और ये जो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे हंटिंग की जा रही थी टाइगर की, पोचिंग की जा रही थी टाइगर की, बिकॉज टाइगर की स्किन की वैल्यू, उसके अलावा टाइगर की जो बोन्स हैं वो बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम आती हैं। तो टाइगर को हंट किया जा रहा था, पोच किया जा रहा था। इनफैक्ट राजा महाराजा जो हैं वो शौक के लिए हंट करते थे टाइगर्स को। श्रिंकिंग हैबिटेट, जंगल काटे जा रहे थे। अब जंगल में टाइगर रहता है, जंगल अगर आप काट दोगे तो बेचारा टाइगर सर्वाइव कैसे करेगा। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज़, प्रे बेस स्पीशीज़ का मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर टाइगर फीड करता था। जब जंगल काटे जाएंगे, जब एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा, तो ये जो प्रे बेस स्पीशीज़ हैं ये भी तो डिप्लीट होंगे, और इनके डिप्लीशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? टाइगर के ऊपर पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली डिक्लाइन होने लगी, और स्थिति ऐसी आ गई कि टाइगर जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के लेवल पे पहुंच गया, कि अगर इसको नहीं बचाया गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडिया और नेपाल जो है वो लगभग 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन का हैबिटेट था। और क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया और नेपाल में मिल रहे थे, तो ये दो नेशंस प्राइमरी टारगेट बने पोचिंग के लिए, इलीगल ट्रेडिंग के लिए। सरकार को ये रियलाइज़ हुआ और सरकार 1973 में लॉन्च करती है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को कंजर्व करने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका फ़ायदा भी देखने को मिला, जैसे 1985 में टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और कितनी हो गई? 4002। 1989 में फर्दर इंक्रीज़ हुई और कितनी हो गई? 4334। बट हाँ, 1993 में थोड़ा सा स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला और टाइगर की पॉपुलेशन एक बार फिर से ड्रॉप हुई और कितनी हो गई? 3600। बट ओवरऑल अगर देखो तो 1800 से 3600 तक पहुँचे अपन। मतलब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसने काम किया, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो थोड़ा रंग लाए, और ऐसे ही हमें अपने एनवायरनमेंट को, बाकी के स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, आगे कुछ नेशनल पार्क्स और कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में बातचीत की गई है। मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपन देख लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सुंदरवंश नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आसाम में। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरला में है। इनको एक मैप में प्लॉट कर लो, बिकॉज काम आता रहता है, मैपिंग इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आज की जो अपनी बातचीत है वो ख़त्म हो गई है। अपन ने 2-3 चीज़ों पे बात की। एक तो हमने ये देखा कि फ्लोरा एंड फौना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के कॉजेज़ क्या रहे, और कॉजेज़ की अगर ब्रीफली बात की जाए तो कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज़, इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर एरिया में एक्सपेंशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, माइनिंग, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हंटिंग है, पोचिंग है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। इसके अलावा एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन जो है उसकी वजह से भी फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रहा है। बट इस आर्ग्यूमेंट में उतना दम है नहीं, बिकॉज ग्रेजिंग या फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए पूरे के पूरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। कुछ हद तक अपन बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई बड़ा सब्सटेंस है नहीं। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो हमारा एनवायरनमेंट है डिग्रेड हो रहा है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? अनइक्वल एक्सेस, इसके अलावा इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज और डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हमने बात करी कि सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस नहीं है, कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस है। जब फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को नुकसान होता है तो उसकी वजह से जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जितने भी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, स्पेशली विमेन, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं।
कंजर्व करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। एक तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई सरकार 1972 में। सरकार एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को पब्लिश करती है। नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए सरकार ने स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को कब चलाया गया? 1973 में चलाया गया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। आगे की चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।